So once again, good morning everyone. चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 4 पे आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें ये चीजें डिटेल में देखनी है। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां से आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आना पक्का होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ये मैनेजमेंट हमने समझ लिया ना, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है हमने ये डिस्कस कर लिया। क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग प्रीडिटरमाइंड गोल्स ऑफ इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की कला है जिससे हमारे पहले से जो हमने टारगेट बना रखे हैं वो हमारे पूरे हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब टाइम पे भी अचीव हो जाए और पैसा भी कम लगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब आप यहां पर देखें लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो टारगेट जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप क्लास 12th में है तो 12th में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट बेटर मार्क्स, बेहतर परसेंटेज लाना, आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करना। तो आप जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे वो सब आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं जिससे आपके नंबर बेहतर आए, कंसेप्ट समझ में आए। आप बुक्स भी परचेस करेंगे तो इसीलिए परचेस करेंगे जिससे आपके परफॉर्मेंस में बेहतर हो जाए। तो जैसे 12th में आपका ऑब्जेक्टिव है टू स्कोर बेटर मार्क्स, वैसे ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव और एंड, एंड मतलब सपना होता है जहां पर जिसको पूरा करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के भी 3 टारगेट होंगे, 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब दीज ऑब्जेक्टिव आर मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है कुछ भी। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक यानी पैसे से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो जरा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है? देखो, मान लीजिए कि आप मार्केट में आते हैं, आपने नई नई शॉप ओपन की, तो नया नया बिजनेस ओपन किया, तो सबसे पहले बिजनेस मार्केट में कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में अपने आप को जिंदा रखना ये बड़ा जरूरी है। भैया कंपटीशन में पहले अपने आप पैर तो जमाओ, पैर जमेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। पहले खुद को जिंदा तो रखिए। जैसे अब देखो, जियो जब मार्केट में आया ना, जियो की अगर हम बात करें, यहां पर देखो जियो, तो जियो जब आया तो इसने 6 महीने फ्री सर्विस दी। 6 महीने कस्टमर से 1 रुपए भी नहीं चार्ज किए। क्योंकि पहले से मार्केट में बहुत कंपटीशन था। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सारे लोग थे। तो अगर जियो पहले से चार्ज करने लगता तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जियो ने बोला कि फ्री में सिम ले जाओ, 6 महीने तक फ्री कॉल, फ्री इंटरनेट, फ्री मैसेजिंग, जो भी करना है सब फ्री में करो। ये क्यों किया? क्योंकि उसको कंपटीशन में पहले अपने आप को, अपना पैर जमाना था। तो सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब आप अपने आप को जिंदा रखिए, जिंदा रहेंगे तो ही प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब आप सर्वाइवल में क्या होगा? रेवेन्यू शुड कवर कॉस्ट। देखो शॉर्ट रन में मान लो आप, एक मिनट में इसको हटा दूं, आप मान लो एक प्रोडक्ट बनाते हो, 100 रुपए उस पर खर्चा आता है, तो कम से कम आप उसको 100 रुपए में बेच पाओ। ये तब मतलब आप ब्रेक इवन पे रहे, ना तो प्रॉफिट कमाए ना लॉस कमाए। शुरू में है ना, नई नई दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे हैं तो लॉस भी नहीं हो रहा है, तो हम सरवाइव कर लेंगे। जितना खर्चा कर रहे हैं उतनी इनकम भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट रन के लिए हो सकता है रेवेन्यू शुड कवर कॉस्ट, ऑल कॉस्ट, जितना रेवेन्यू लग रहा है, जितना कॉस्ट लग रहा है उतने की इनकम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्ट रन की बात है, अल्प अवधि यानी कम छोटे टाइम की। अब देखो, एक बार हम सरवाइव कर गए, मार्केट में अपने पैर जमा लिए जियो ने 6 महीने में, उसके बाद उसने पैसे चार्ज करना शुरू किए, कस्टमर से उसने पैसे चार्ज करना शुरू किए, मेंबरशिप की फीस लेना शुरू किया, रिचार्ज की फीस लेना शुरू किया, मतलब रिचार्ज के लिए पैसे लेने शुरू किए। तो प्रॉफिट दूसरे स्टेज में आप कमाएंगे प्रॉफिट। पहले स्टेज में खुद को सरवाइव करा लिया, दूसरे स्टेज में कमाया प्रॉफिट। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के सरवाइव नहीं कर सकता, बंद हो जाएगा। लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिनों तक चलते नहीं है, दुकान बंद हो जाती है। आप सुनते होंगे ना, आपके मोहल्ले में दुकान खुली, फिर 1 साल बाद बंद हो गई। क्यों बंद हो जाती है? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट्स। कब तक भैया? 10 का सामान खरीदा 10 में बेचा, 10 का खरीदा 10 में बेचा, कब तक ये काम करूंगा? प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो प्रॉफिट क्या है? आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। जियो ने रिस्क लिया था, पैसे लगाए थे, और इंसेंटिव ऑफ बिजनेस। दो चीजें हैं, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग मतलब मैंने जो रिस्क उठाया उसके बदले मुझे कुछ तो चाहिए, और इंसेंटिव ऑफ बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे पैसा चाहिए। एंड तीसरा, जब हम अच्छा प्रॉफिट कमाने लगेंगे तो हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। ग्रोथ मतलब अपने कस्टमर को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, अपनी ब्रांचेस को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? ग्रोथ। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 तरीके से। सर्वाइवल, खुद को पहले जिंदा रखिए। प्रॉफिट, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, तो जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। ये किसके लिए है? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा बिजनेस ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा। और ग्रोथ, जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं वो कहलाता है ग्रोथ। कस्टमर बढ़ाने के बारे में सोचे, ब्रांचेस बढ़ाने के बारे में सोचे, प्रोडक्ट बढ़ाने के बारे में सोचे, प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सोचे, ये सब कहलाएगा ग्रोथ। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। जल्दी पूछें, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। इंसेंटिव ऑफ बिजनेस, इंसेंटिव का मतलब होता है कमाई। भैया देखो, मैं नौकरी करता हूं तो 20,000 कमाता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मान लो 20,000 कमाता हूं। एक आदमी बिजनेस कर रहा है तो वो भी तो सोचेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी भी तो कोई इनकम होनी चाहिए, कि मैं सिर्फ रिस्क लेके बैठा रहूंगा। रिस्क का तो पार्ट है ही, साथ ही मेरी मेहनत लग रही है, उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो है इंसेंटिव ऑफ बिजनेस। अब डाउट है आर्यन? पूछिए जल्दी से। आर्यन, आर्यन आपने पूछा था इंसेंटिव ऑफ बिजनेस, ओके ठीक। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऐसा ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी से रिलेटेड, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। सोसाइटी से रिलेटेड हो भैया क्या? देखो, बिजनेस चलता है सोसाइटी में, बिजनेस चलता है सोसाइटी में, तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करे, सोसाइटी के लिए कुछ काम करे मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, फेयर प्राइस पर दें। फेयर प्राइस मतलब कस्टमर, आप सोसाइटी को लूट ना लें। 10,000 वाला प्रोडक्ट आप 1,00,000 रुपए में ना बेचें, सोसाइटी में इंप्लॉयमेंट जनरेट करें। मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, वो कहलाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना जरूरी क्यों? देखो, मान लो एक मैं हूं, मैं एक कंपनी है जो बहुत घटिया प्रोडक्ट बनाती है। अब घटिया प्रोडक्ट अगर बनाएगी तो बताओ क्या कंपनी ज्यादा दिनों तक चल पाएगी? पॉसिबल नहीं है। घटिया प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। तो ये क्या है, अगर कंपनी को मार्केट में रहना है तो उसे सोशल ऑब्जेक्टिव भी क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये क्या है भैया? आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एम्प्लॉय, खून पसीना एक कर देते हैं, दिन रात काम करते हैं आपके लिए, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको टाइम पे सैलरी दीजिए, कॉम्पिटेटिव सैलरी दीजिए। कॉम्पिटेटिव सैलरी दीजिए का मतलब क्या है कि इतनी सैलरी दीजिए कि जो मार्केट में चल रही है वही सैलरी दीजिए।
मान लीजिए मार्केट में चल रहा है 500 रुपए, आप यहाँ दे रहे हैं 250 रुपए, ये मत करिए, ऐसा आपके अचार उसके साथ मत करिए, उसको और पर्क्स दीजिए। पर्क्स मतलब क्या होता है, और बेनिफिट्स दीजिए, जैसे उसके बच्चे की फीस आपने दे दी, उसका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, उसको आने जाने के लिए गाड़ी की पेट्रोल का पैसा दे दिया, काम करने के लिए अच्छा माहौल दीजिए, ऐसा इन्वायरमेंट मत दीजिए कि वो बीमार ही होता रहे, उसको इज्जत दीजिए। एक वर्कर आता है, आप उसको गाली देते हैं, वो मन लगा के काम नहीं करेगा, वो काम तो कर सकता है लेकिन उसके मन में आपके लिए अच्छी भावनाएं नहीं होगी, मौका मिलेगा ना तुरंत भाग जाएगा। इज्जत दीजिए। तो ये है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। कोई डाउट पूछिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पैसे से रिलेटेड है, 3 तरह की बात हमने की थी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। ठीक, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब यहां पर मैंने लगाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, देखें 3 तरह की बातें आएंगी, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ये सेकंड पे आएगा, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए। क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब घटिया प्रोडक्ट मत दीजिए, ऐसे प्रोडक्ट मत दीजिए विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल यानी उचित मूल्य लीजिए, ज्यादा पैसा मत लीजिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार भी दीजिए। इकोनॉमिक वेल्थ, ये मतलब क्या है, लोगों के अंदर वेल्थ का क्रिएशन भी हो, अर्थव्यवस्था के लिए आप पैसा कंट्रीब्यूट करिए। एजुकेशन मतलब उसको ठीक ठीक से, बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन हो। एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें करिए। मतलब कई बार होते हैं ना कि जो बिजनेस होते हैं वो अपने स्कूल्स ओपन कर देते हैं, जैसे टाटा के बहुत सारे स्कूल चलते हैं, ये सारी चीजें कराइए। ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, हेल्थ पे अवेयर करिए। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब पॉल्यूशन कम क्रिएट करिए, और पॉल्यूशन कम क्रिएट करिए तो जिससे क्या होगा, सोसाइटी में पॉल्यूशन कम आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एडिक्वेट सैलरी, पर्याप्त सैलरी दीजिए। पर्याप्त सैलरी का मतलब इतनी सैलरी दीजिए जो कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने में मदद करे। गुड वर्किंग कंडीशन यानी हेल्दी वर्किंग कंडीशन, काम करने लायक स्थिति दीजिए। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन मतलब उसके साथ ही, मतलब वो काम कर रहा है आपके साथ तो आप उसकी पहचान दीजिए। पहचान मतलब होता है उसको इज्जत देना, उसको इज्जत देना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दीजिए, डेवलपमेंट दीजिए। ट्रेनिंग करेगा तो वो खुद डेवलप करेगा, मतलब उसको ट्रेनिंग भी दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां ट्रेनिंग होती है। तो जहां ट्रेनिंग होगी वहां वर्कर ज्यादा सीखेगा, जाहिर सी बात है वहीं जाएगा। एंड सोशल रिकॉग्निशन, देखो भैया सोशल रिकॉग्निशन मतलब उसको, अगर वो बेहतर काम कर रहा है तो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करे। ये क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी बताएं, क्विक। ठीक, आगे चलो। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब सबसे पहला काम क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग, आप सारे लोग प्लान बनाते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब सिंपल सा है, कल क्या करना है आज सोच लेना, ये क्या कहलाता है प्लान। मैं कल क्या करूंगा इसके बारे में पहले से ही सोच लेना कहलाता है प्लान। जैसे आप
जब 12th में आए हैं तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस साल किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि जिससे मेरे बेहतर नंबर आए। ये क्या है? प्लानिंग। ये क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग रेफर्स टू द डिसीजन मेड इन एडवांस। एडवांस में डिसीजन ले लेना। कैसे डिसीजन? व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। क्या करना है? 12th में अच्छे नंबर लाना है। कब करना है? इसी साल करना है। हाउ टू डू, किस तरीके से कोचिंग क्लासेस करनी है और कौन करेगा? मैं करूंगा। आपने ये सोचा होगा। तो ये क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड इन एडवांस। कल क्या करना है, कल क्या करना है मैंने आज से तय कर लिया, कहलाएगा प्लानिंग। तो मैनेजमेंट के लिए बड़ी जरूरी है क्या? प्लानिंग करना। क्यों? तभी आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। जैसे मैनेजमेंट ने सोचा कि मुझे 1 करोड़ कस्टमर जोड़ने हैं 2 साल के अंदर, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा प्लान बनाया जाएगा। तो जब प्लान बनाने की जो प्रोसेस होगी उसे हम कहेंगे प्लानिंग। दूसरा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है भैया? प्लान बना लिया, लेकिन प्लान बनाने से बस आप सक्सेसफुल थोड़ी हो जाएंगे। एक बात बताओ, आपने सोचा कि 90% ले आऊंगा, बस सोचने बस से हो गया? किताबें चाहिए, ट्यूशन चाहिए, स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, तब आएगा। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो आपको रिसोर्सेस अरेंज करने पड़ेंगे। तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग में? ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस टुगेदर। ह्यूमन यानी इंसान, एम्प्लॉय, और नॉन ह्यूमन यानी मटेरियल, मशीन, पैसा, ये सारी चीजें इकट्ठा करना। ये कहां पे आएगा? ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी। ये करने के बाद क्या करेंगे? ड्यूटी असाइन करेंगे, ग्रुपिंग टास्क करेंगे, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी करेंगे एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। कैसे होगा देखो सुनो। अब मान लीजिए हमें पता चला 5 सब्जेक्ट है हमें, तो 5 सब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग, मान लो 5 के लिए हम ट्यूशन जाते हैं, तो मान लीजिए 5 टीचर हैं आपके स्कूल में, तो उनको ड्यूटी असाइन की जाएगी। फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे काम वही करेंगे और उनको रिपोर्ट कहाँ करना है? रिपोर्ट कहाँ करना है? प्रिंसिपल साहब को। और उसके लिए उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास है, तो उनको क्या दिया जाता है? लैपटॉप दिया जाता है, कैमरा दिया जाता है, पेन टैबलेट दिया जाता है, जिससे वो चीजों को पढ़ा सके। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। मतलब मुझे मटेरियल कितना लगेगा, मशीन कैसी लगेगी, मेथड, वो मनी कितना लगेगा, एम्प्लॉय कितने लगेंगे, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? ऑर्गेनाइजिंग में आएंगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। मैं स्कूल का प्रिंसिपल, मैंने बोला कि कॉमर्स में 5 सब्जेक्ट लगेंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। अब ये 5 सब्जेक्ट अगर लगेंगे तो मुझे इन 5 सब्जेक्ट के लिए सुटेबल टीचर ढूंढना पड़ेगा, परफेक्ट टीचर चाहिए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश एंड पीई के लिए 5 टीचर। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? रिक्रूटमेंट करूंगा ऐसे पर्सन की जो मोस्ट सूटेबल होगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग कहलाएगा वो। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग इज कंसर्न विद फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन एट राइट टाइम। सही आदमी सही जगह के लिए और सही समय पर मिलना चाहिए। टीचर मिलना चाहिए एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद टीचर की वैल्यू क्या बोलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी आपके लिए। तो इसको कहा भी जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेज फंक्शन। इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। तो स्टाफिंग में क्या करते हैं हम? एम्प्लॉय को, ऐसे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, मजेदार हो, एकदम मजा आ जाए, ललन टॉप। फिर डायरेक्टिंग क्या है? देखो, एम्प्लॉय हमने रख लिया। अब एम्प्लॉय रख लिया तो वो काम कैसे कर रहा है देखना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा। वो कई बार डिमोटिवेट होगा तो हम मोटिवेट करेंगे कि बेटा तू जान लगा दे, अगर टारगेट अचीव हो गया ना तो मां कसम तुझे क्या देंगे? बोनस देंगे। कम्युनिकेशन करना, लीडिंग 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 मतलब उसको इन्फ्लुएंस करना, किस तरीके से काम करना है। जिससे अब देखो सारा काम क्यों करेंगे हम? मैनेजमेंट सारे काम करेगा जिससे उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मतलब डायरेक्टिंग में कोशिश क्या की जाएगी कि हम अपने एम्प्लॉय से बेस्ट कैसे ले सकते हैं, उसको मोटिवेट करके, उसको सुपरवाइज करके, उससे कम्युनिकेट करके, उसको समझा के हम बेस्ट लेना चाहते हैं। इतना करेंगे हम डायरेक्टिंग में। और कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग क्या है? देखो, कंट्रोलिंग है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या? जैसे समझो, मान लो आपने प्लान बनाया था
प्लान बनाया था कि हमें 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है एक साल में, सॉरी 1 महीने में। कितना प्रोड्यूस करना है? 1 लाख यूनिट। आपने एक्चुअल में देखा कि एक्चुअल में सिर्फ यूनिट बनी है 70,000। कितनी यूनिट बनी है? 70,000। 30,000 कम बनी। 30,000 कम बनेगी। मान लो हमने 1 मिनट ये समझना कि साल में मान लो 12 लाख यूनिट बनाने थे। कितने यूनिट बनाने थे? 12 लाख, 12 लाख। तो हर साल हर महीने कितने बनाने पड़ेंगे? 1 लाख। अब बनाए कितने हमने? 70,000 सिर्फ बनाए। अब अगर 70,000 बनाएंगे तो हर महीने 30,000 कम होता जाएगा, तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो पता लगाना पड़ेगा कि ये 30,000 जो कम बने, ये डिफरेंस किस वजह से आया। ये डिफरेंस जो है 30,000 का, ये किस वजह से आया है। अब ये डिफरेंस किस वजह से आया है, इसको पता लगा के इसमें सुधार करना कंट्रोलिंग कहलाता है। जैसे आपने सोचा था कि 12th एग्जाम में 90% लाएंगे, और आपने मान लीजिए एक टेस्ट दिया, प्री बोर्ड दिया। क्या दिया? प्री बोर्ड। प्री बोर्ड में आए आपके 55। तो भैया बहुत अंतर है ये। 95 से 90 सोचा था, 55 आ रहा है, तो भैया करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? कंट्रोलिंग में करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। करेक्टिव एक्शन यानी सुधार किया जाता है, जो गलतियां हुई हैं आगे वो नहीं होनी चाहिए, ये कंट्रोलिंग का उद्देश्य होता है। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है? एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड था 1 लाख यूनिट हर महीना। फिर मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस। करंट परफॉर्मेंस कितनी थी? 70,000। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, तो हमने कंपेयर किया कितना? 1 लाख को 70,000 से कंपेयर किया तो कितना डिफरेंस आया? 30,000 का डिफरेंस आया। तो इस 30,000 का डिफरेंस क्यों आया, इसको पता लगाया जाएगा, और पता लगा के फिर इसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। हम देखेंगे कि क्या रॉ मटेरियल खराब था तो वेस्ट ज्यादा हो गया, क्या मशीन खराब थी, क्या वर्कर्स ही नालायक निकले। जो भी गलती होगी उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछें। जो हमने आज पढ़ा वो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा, पहले पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव देखे: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहला, सर्वाइवल, अपने आप को जिंदा रखिए, प्रॉफिट कमाइए, और उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचिए। उसके बाद क्या सोचिए? ग्रोथ के बारे में सोचिए। उसके बाद दूसरा था सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए, रीजनेबल प्राइस पर दीजिए, पॉल्यूशन कम करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। उसके बाद हमने देखा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दीज ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टाइम पे सैलरी दीजिए, अच्छी सैलरी दीजिए, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दीजिए, उसको इज्जत दीजिए। ये था कहा आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फ्यूचर के बारे में पहले से सोच लेना, प्लानिंग, उसके लिए रिसोर्स इकट्ठे करना, ऑर्गेनाइजिंग, सही काम के लिए सही बंदा रखना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है? बंदे से सबसे अच्छे तरीके से जोश भर के काम करा लेना, क्या है? डायरेक्टिंग। और कंट्रोलिंग, कोई गलती हो रही है, टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो उसमें सुधार करना कहलाता है कंट्रोलिंग। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, उसके बाद आज की क्लास करेंगे समाप्त। जल्दी से बताएं कोई डाउट। कल आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर कल आपका ओवर हो जाएगा, जिसमें हमें एक ही पार्ट बचा है, कोऑर्डिनेशन और उससे रिलेटेड चीजें। तो कल आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अकाउंट की क्लास के लिए राहुल सर भी लिंक शेयर करेंगे।